एसिड का पीएच निकालेंगे तो चाहे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालेंगे तो उसमें जरूरत होगा हम लोग को मिली इक्विवेलेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का। और मिली इक्विवेलेंट हम लोग कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले क्लास में ये बतलाया था कि मिली इक्विवेलेंट अगर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है तो दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा तो जितना मिली इक्विवेलेंट रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो थोड़ा सा मिली इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग मिली इक्विवेलेंट कहाँ से निकालेंगे, वैलेंस फैक्टर कहाँ से निकालेंगे। तो देखो वैलेंस फैक्टर निकालना काफी आसान है। वैलेंस फैक्टर यहाँ पर जो निकाल रहे हैं हम लोग एसिड का निकालेंगे, बेस का निकालेंगे, साल्ट का निकालेंगे एंड आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट के द्वारा जो आयन प्रोड्यूस्ड होगा उसका वैलेंस फैक्टर देखना है। जैसे यहाँ पर हम लोग स्पेसिस लिख रहे हैं और इसका वैलेंस फैक्टर हम लोग देखें तो स्पेसिस प्लस दिया हुआ है, इस पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज 1 के बराबर है। अगर हम लोग OH माइनस देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखना है केवल। अगर Al प्लस 3 दिया हुआ रहता है तो इसका वैलेंस फैक्टर 3 होता है, Ca प्लस 2 दिया हुआ रहता है वैलेंस फैक्टर 2 होता है, फॉस्फेट आयन दिया हुआ है इसका वैलेंस फैक्टर 3 होता है। तो हम देख रहे हैं कि H प्लस OH माइनस का वैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एसिड, बेस, साल्ट डायरेक्ट दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर लिख रहे हैं स्पेसिस और इसका वैलेंस फैक्टर, स्पेसिस और वैलेंस फैक्टर। सपोज करो कि हमारे पास NaCl दिया हुआ है तो देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है। यहाँ पर वैलेंस फैक्टर के लिए रूल क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन that ion is equal to वैलेंस फैक्टर। ये वैलेंस फैक्टर के बराबर। यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वैलेंस फैक्टर इसका निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन Na। तो देखिए हम लोग NaCl दिया हुआ है, Na प्लस और Cl माइनस, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 1 हो जाएगा। CaCl2 दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज तो Ca प्लस 2 2Cl माइनस, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, बैलेंस फैक्टर 2। H2SO4 का निकालेंगे, ये नहीं देखेंगे इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है। तो इस पर कितना है, चार्ज -2, इस पर चार्ज देखेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज 2 है, बैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर हम लोग NaOH का निकालें, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज 1 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे तो यहाँ पर Ca प्लस 2 और 2OH माइनस, बैलेंस फैक्टर 2। इसी फॉर्म में Al2SO4 होल 3 इसका निकालेंगे तो इसको डिसोसिएट करके देख लेंगे तो 2Al प्लस 3 और 3SO4 माइनस 2 तो 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर हमारे पास Na2CO3 10H2 दिया हुआ है तो बैलेंस फैक्टर निकालते वक्त वाटर को कंसीडर नहीं करना है तो केवल इसका देखेंगे 2Na प्लस और कार्बोनेट है तो दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे। बैलेंस फैक्टर निकालने के बाद क्या होगा, तो बैलेंस फैक्टर निकालने के बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट
इक्विवेट, इक्विवेट का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, ये बराबर किसका होगा? अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर। आयन दिया हुआ है तो आयनिक वेट बाई वैलेंस फैक्टर, और रिडॉक्स में एटम भी दिया हुआ रहेगा तो रिडॉक्स एडिशन का प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहां पर एटम का भी ऑक्सीडेशन होता है तो एटॉमिक वेट बाई वैलेंस फैक्टर ए लिखें। तो हम लोग यहां से वैलेंस फैक्टर पता रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। फिर इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद हम लोग आगे क्या इसे हम लोग मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, सब आगे देख रहे हैं। इसको पहले कॉल करना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट निकालें कैसे। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसको शॉर्ट में इक्यूल बोलेंगे, ये बराबर होगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, आयन होगा तो आयनिक वेट, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉरी इक्विवेलेंट वेट। जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ पर क्या होगा? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट सब लोग निकालने जानते हो, मॉलिक्यूलर वेट अगर पता रहेगा तो अभी बताया कि इक्विवेलेंट वेट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस वेट। अब जैसे जानते हो कि मोल को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ मिली मोल में कन्वर्ट हो जाता है। मिली मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000। उसी फॉर्म में यहाँ पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट अगर निकालने तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000। हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। pH calculation of mixture of a strong acid। इसके पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे pH कैलकुलेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी केवल एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हम लोग pH का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक इक्वेशन आया था कि अगर वन स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, ओनली वन स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें H प्लस का जो मोलरिटी होगा ये बराबर होगा नॉर्मलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके थे कि क्यों ऐसा होगा। इसमें कंडीशन क्या आया था कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस का वैलेंस फैक्टर 1 था, इसलिए ये बराबर हो जाएगा मिली मोल ऑफ H प्लस। मिली इक्विवेलेंट का रिलेशन क्या होता है? नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर। वॉल्यूमीटर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो जो फाइनल रिलेशन आएगा नॉर्मलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड ये बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ H प्लस, यानी
हम लोग बोल सकते हैं कि जो H प्लस का मोलरिटी होगा ये बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये पिछले क्लास में यहाँ तक देखे थे। अभी देखेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मीन्स कि एक से ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास दिया हुआ है तब पीएच कैसे निकालेंगे। जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम बनाने के लिए कुछ फार्मूला गिवन होता है। जैसे इस प्रकार का फार्मूला दिया हुआ रहेगा, H प्लस का मोलरिटी इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 सो ऑन बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से H प्लस निकालकर उसके बाद हम लोग पीएच निकालते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, और यहाँ से हम लोग पीएच का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसमें दिक्कत क्या होगा कि प्रॉब्लम तभी बना सकते हो जब नॉर्मलिटी के फॉर्म में स्ट्रॉन्ग एसिड का डाटा दिया हुआ रहे। अगर ग्राम पर लीटर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, वेट के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? जैसे हम लोग हमारे पास सपोज करो कि H2SO4 दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, HNO3 दिया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। एक 3 दिया हुआ है, हमको 3 से ज्यादा भी हो सकता है। सपोज करो कि इसका मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिसोसिएट करेंगे अपने मन में। तो जब डिसोसिएट होगा तो इसके द्वारा H प्लस मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। बतला चुके हैं कि सल्फेट आयन इज न्यूट्रल इन नेचर, Cl माइनस न्यूट्रल इन नेचर, नाइट्रेट आयन न्यूट्रल इन नेचर। तो तीनों का कोई रोल नहीं है। तीनों कैसा नेचर का है? तो तीनों न्यूट्रल नेचर का। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा? H प्लस बच जाएगा। लेकिन अगर मोल मेथड से हम लोग देखेंगे तो अगर इसका मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो 2 मिली मोल H प्लस मिलेगा। मोल अगर दिया हुआ रहेगा तो 2A मिलेगा। लेकिन अगर मिली इक्विवेलेंट मेथड से प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं तो मिली इक्विवेलेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये 100% डिसोसिएट करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कितना मिलेगा। तो अगर इसका मिली इक्विवेलेंट A दिया हुआ है तो यहाँ पर A ही मिलेगा, A B दिया हुआ है B ही मिलेगा, A C दिया हुआ है C ही मिलेगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो देखेंगे सॉल्यूशन में समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कितना हो। ये बराबर है A प्लस B प्लस C। और ये जानते हो कि H प्लस कहीं से भी आएगा, वैलेंस फैक्टर H प्लस का ऑलवेज 1 होगा। हालांकि H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 है, लेकिन हम लोग को H प्लस का वैलेंस फैक्टर देखना है। तो यहाँ पर मिली मोल ऑफ समेशन ऑफ मिली मोल ऑफ H प्लस का वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू भी A प्लस B प्लस C के बराबर हो जाएगा, बिकॉज वैलेंस फैक्टर ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1। तो मिली मोल हम लोग निकाल लिए। और मोलरिटी का बेसिक रूल होता है कि अगर H प्लस का मोलरिटी हम लोग को निकालना है, किसी का भी मोलरिटी निकालना हो, कोई भी स्पेसिस दिया हुआ हो, तो उसके मिली मोल में वॉल्यूम मिलीलीटर से डिवाइड करें। तो हमारे पास समेशन ऑफ मिली मोल ऑफ H प्लस दिया हुआ है और नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन RS। RS का मींस क्या होगा? रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो बच्चों, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इसलिए रखे हैं कि सपोज करो कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ हमारे पास, इसका 100 मीटर है, इसका 100, इसका 100, तो 300 मीटर होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इसका 100 मिलीलीटर है, इसका भी 100 मिलीलीटर है और इसका वॉल्यूम नहीं है तो मात्र 200 मिलीलीटर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका 100 मीटर
मीटर मिलाएं, इसका 100 मीटर मिलाएं, इसका 100 मीटर मिलाएं और फिर वाटर मिलाकर हम लोग 1000 मीटर कर दिए, 500 मीटर कर दिए, तो हमको ये देखना होगा कि फाइनली सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो जो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उससे वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाल लेंगे और जैसे निकालेंगे तो H+ का मोलैरिटी मिल जाएगा और जब H+ का मोलैरिटी मिलेगा तो फिर हम लोग pH का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। तो काफी आसानी से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का pH तो निकाल ही रहे हैं यहाँ पर, और अगर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ रहेगा तो किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार का फार्मूला हम लोग को रखने का जरूरत नहीं है। N1V1 × V2 + N3V3 = V1 + V2। ये लिमिटेड टाइप का प्रॉब्लम केवल बन पाएगा न्यूक्लियर में, हर टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग नहीं बना सकते। कितना देर अभी खत्म हुआ है, 11 मिनट बचा हुआ है। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास 10⁷ mHCl दिया हुआ है और इसका pH निकालना है, तो एज ए रूल बतलाया था कि H+ का जब मोलैरिटी निकालते हैं तो बराबर होता है नॉर्मलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl का बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 1 के बराबर है, तो 10⁻⁷ × 1 रखेंगे, 10⁻⁷, और pH का वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ और यहाँ पर -log 10⁻⁷ कैलकुलेट करेंगे तो pH का वैल्यू 7 आ जाएगा, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। जबकि यहीं पर हम लोग 10⁻⁻5 mHCl का pH अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर H+ का मोलैरिटी 10⁻⁻5 m होगा और pH का वैल्यू 5 के बराबर होगा, ये सही हो जाता है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग सॉल्यूशन का pH निकालते हैं और सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा H+ मिलता है, वाटर के द्वारा भी H+ मिलता है, लेकिन वाटर के द्वारा H+ का वैल्यू काफी कम मिलता है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? देखो HCl हमारे पास दिया हुआ है, ये 100% डिसोसिएट करता है, तो यहाँ पर H+ और Cl-, हमारे पास अगर 10⁻⁻5 m दिया हुआ है, ये 0 0, ये 0, 10⁻⁵, 10⁻⁵, Cl- का नेचर न्यूट्रल है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करें। अब यहाँ पर देखेंगे वाटर, तो वाटर डिसोसिएट करेगा H+ और OH-। अब देखो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एक्सेस अमाउंट में, तो जो डिसोसिएट होगा ये -A डिसोसिएट होगा। कितना प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, डिसोसिएट कितना करेगा -A, यहाँ पर A और यहाँ पर A पर। अगर प्योर वाटर होता तो वहां पर H+ कितना मिलता, 10⁻⁻7 और OH- मिलता 10⁻⁻7। लेकिन देखो केमिकल इक्विलिब्रिया का बेसिक रूल अप्लाइड होगा कि बाहर से H+ का कंसंट्रेशन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तो H+ यहां से जो मिलेगा स्लाइटली लेस देन 10⁻⁻7 मिलेगा।
इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करके बनाए, जो कि एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना है, तो दोनों आयंस जो दिया हुआ है एक कॉमन आयन है, कॉमन है, और कॉमन आयन के चलते रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो इसका डिसोसिएशन का वैल्यू घट जाएगा और इक्विलिब्रियम में यही रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है। HCl जो दिया हुआ है इट इज ओनली सोर्स ऑफ H+, सोर्स ऑफ H+, Cl- का भी सोर्स है लेकिन न्यूट्रल है। तो कैलकुलेट करने का रूल क्या होता है कि Kw जो की वैल्यू 10⁻⁻14 के बराबर आएगा, ये बराबर हो जाएगा H+ और OH- के कंसेंट्रेशन। और देखो H+ का कंसेंट्रेशन कितना मिल रहा है, A प्लस 10⁻⁻5 और OH- का वैल्यू कितना मिलेगा, A मिलेगा। तो एज ए रूल इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और A का वैल्यू आ जाएगा, तो A के वैल्यू में 10⁻⁵ को ऐड करेंगे, उसके बाद H+ निकाल कर तब pH निकालेंगे। लेकिन अपने दिमाग में सोचो कि जैसे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो A का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 10⁻⁻7 हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है ड्यू टू H+। तो H+ का कंसेंट्रेशन कितना होगा, तो H+ का कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में A + 10⁻⁻5 दिया हुआ है और ये वैल्यू जो दिया हुआ है लेस देन 10⁻⁻7। तो इस वैल्यू को हम लोग अप्रॉक्स कर देते हैं और इसका वैल्यू 10⁻⁻5 हो गया, इसलिए जब pH का वैल्यू निकालते हैं 5 और ये आंसर सही हो जाता है। लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पर 10⁻⁷ ऑफ HCl होता, तब हम लोग क्या करते कि यहाँ से जो A मिलता, ये वैल्यू 10⁻7 है और ये वैल्यू भी लगभग 10⁻7 रहेगा, थोड़ा सा उससे घटा हुआ वैल्यू होता है, 0.98 × 10⁻⁻7 होता है। तो यहाँ पर 10⁻⁻7 है और यहाँ पर भी 10⁻⁻7 है, जो टोटल वैल्यू आएगा वो 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो वहां से हम लोग pH निकालेंगे। अभी बोल सकते हो कि कहां पर ऐसा हम लोग करेंगे, कहां पर इग्नोर करेंगे, कहां पर इग्नोर नहीं करेंगे। तो उसके लिए ध्यान देना कि अगर इस प्रकार का डाटा दिया हुआ है 10⁻⁻7m, मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम है 10⁻⁻8m, 10⁻⁻10m HCl। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग वाटर के द्वारा जो H+ मिलेगा और जो HCl के द्वारा जो H+ मिलेगा, दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद देखेंगे कि दोनों में से किस वैल्यू को हम लोग को इग्नोर करना होगा। जो वैल्यू काफी कम होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, अगर दोनों वैल्यू कंपेरेबल होगा तो दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद pH निकालेंगे। ठीक है।